Do one thing. Compare the mark sheets of the last 10 UPSC toppers. You'll be shocked to find that in GS papers 1, 2, 3 and 4, almost everyone scores around 100, 120. Only a handful of toppers score above 120 in any particular GS paper. So, what's the real secret? The one you might be missing that all these toppers know. It's the optional subject essay writing and ethics. Together, these domains carry a massive weightage of 1000 marks. And the easiest and most consistent optional subject to score in sociology. But remember, to score good in sociology, you will always need a critical and sociological thinking. विकास रंजन सर की विकास रंजन सर I had joined Vikas Ranjan sir. मैंने विकास रंजन सर the guidance of Vikas Ranjan sir here. And all these toppers developed it and prepared for sociology and essay writing by joining Vikas Ranjan sir's sociology optional and essay writing program, and used Triumph IAS resources for sociology, essay writing and general studies. Plus, they receive continuous daily one-on-one interaction with Vikas Ranjan sir after class, either on call or WhatsApp. That's the kind of dedication you get from him. He's always available for his students. Don't think much, join now. नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिव प्रताप है। मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी का रहने वाला हूं। मेरा चयन यूपीपीसीएस 2023 परीक्षा में 4th रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। मैं अपनी मुख्य परीक्षा की रणनीति डीकेटी चैनल के माध्यम से आप लोगों से साझा कर रहा हूं। मुख्य परीक्षा में जैसा कि आप लोगों को पता है कि 4 पेपर पहले जीएस के होते थे और ऑप्शनल था, लेकिन लोक सेवा आयोग ने 2023 में अपने पैटर्न में बदलाव किया और जीएस के 4 पेपरों के साथ जीएस के 2 अन्य पेपर, जिसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल के 2 पेपर हैं, उनको ऐड किया है। अब कुल मिलाकर 6 पेपर जीएस के हैं और 2 पेपर जिसमें जनरल हिंदी और निबंध को शामिल किया गया है। तो इस तरह से आप 8 पेपर मुख्य परीक्षा में देते हैं। तो मैं अगर क्रमिक रूप से बात करना चाहूँ तो मुख्य परीक्षा की जो रणनीति है उसे अगर एक वाक्य में कहें तो वसीम बरेलवी सर का एक शेर मुझे याद आता है कि कौन सी बात कैसे कही जाती है, ये सलीका है तो हर बात सुनी जाती है। तो मैं वसीम बरेलवी सर के शेर के साथ ही मुख्य परीक्षा की जो रणनीति है उस पर बात करना चाहूँगा। मुख्य परीक्षा में सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि किस तरह से प्रश्न आते हैं, प्रश्नों की डिमांड क्या है और उन्हें हमें कैसे हल करना है। तो मैं अगर इस पर क्रमवार आगे बढ़ूं तो सर्वप्रथम फर्स्ट पेपर को हम लेते हैं, जिसमें भारतीय इतिहास और उसमें राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संघर्ष के बाद लगभग 1956 तक का जो विवरण है उसका अध्ययन हमें करना होता है। और इसके साथ ही इतिहास में हमें कला और संस्कृति और विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाओं को ध्यान में रखकर पढ़ाई करनी होती है। तो मैं अगर अपनी रणनीति आपको बताऊं तो सबसे पहले मैंने मुख्य परीक्षा में विभिन्न स्रोतों के द्वारा अपने स्वयं के नोट्स तैयार किए, जिसमें मैंने कई कोचिंग संस्थानों के नोट्स भी लिए थे, कुछ ऑनलाइन साइट्स का भी प्रयोग किया था, कुछ यूट्यूब से मैंने इनपुट्स लिए। तो इन सबको मैंने मिला के समग्र रूप से अपना एक नोट्स तैयार किया जो कि काफ़ी संक्षिप्त था और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई आरंभ की। तो हिस्ट्री के नोट्स मैंने बनाए, उसके बाद मैंने जो ज्योग्राफी के यूनिट्स जो दी गई हैं प्रथम पेपर में उनके सभी के मैंने नोट्स तैयार किए, यूनिट्स बाय यूनिट्स। उसमें भी मैंने यही प्रक्रिया अपनाई है जो कि विभिन्न स्रोतों के द्वारा मैंने अपनी भाषा में अपने हाथ से नोट्स तैयार किए। इसके बाद भारतीय समाज, जिसे इंडियन सोसाइटी बोलते हैं, उसके लगभग कुछ यूनिट हैं जो आयोग द्वारा निर्धारित की गई हैं। उन सभी यूनिटों को मैंने अलग अलग बेहतर तरीके से तैयार किया और इन सबको तैयार करने के बाद मैंने अपनी लेखन प्रक्रिया को आरंभ किया। जब फर्स्ट पेपर के सारे नोट्स तैयार हो गए, फिर मैंने इनका निरंतर रूप से लेखन प्रारंभ किया। मार्केट में उपलब्ध कई टेस्ट सीरीज जो कि विभिन्न संस्थानों से संबंधित थी उनको मैंने खरीदा और उनको लिखना आरंभ किया। तो जब आपके नोट्स तैयार होते हैं, आप कंप्लीट नोट्स बना लेते हैं, फिर आपको पढ़ने में आसानी होती है और रिवीजन करने में आसानी होती है, जिससे आप अपनी लेखन शैली को सुधार सकते हैं और बेहतर कंटेंट प्रस्तुत कर सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर में मेरी ये रणनीति थी। आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। आप सबसे पहले आयोग द्वारा जो निर्धारित जो प्रारूप है या जो सिलेबस है हमारा, उसको आप सामने रखिए और उस पर एक एक यूनिट पर आप वर्क कर लीजिए। जब आपके नोट्स अपनी भाषा में अपने हाथ से लिखे हुए तैयार होते हैं तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होती है। आप अच्छे से उनको तैयार कर लें, उसके बाद लिखना आरंभ करें। इसी तरह मैं अगर सेकंड पेपर की बात करूं, जिसमें राज्य व्यवस्था, गवर्नेंस, आईआर, ये
शासन, जो अभिशासन, ये सब शामिल हैं। तो आप इनके संक्षिप्त नोट्स तैयार कर सकते हैं। क्योंकि इस समय कंटेंट की कमी नहीं है मार्केट में, आप कहीं से भी कंटेंट लेकर के, और जो आयोग द्वारा जो निर्धारित प्रारूप है, सिलेबस है, उसके अनुसार आप अपने नोट्स बना लें। और सेकंड पेपर में आपको विशेष तौर पे बताना चाहूँगा कि आप इसमें आईआर पर प्रमुख ध्यान दें, क्योंकि 5 से 7 प्रश्न रहते हैं जो कि वर्तमान में, या जो करंट अफेयर्स के जो चर्चित मुद्दे हैं, जैसे इजराइल फिलिस्तीन विवाद है, रूस यूक्रेन विवाद है, या जो और भी अन्य चर्चित मुद्दे हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। जिसमें भारत चीन संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध, ऐसे टॉपिक हैं जो कि हर साल प्रासंगिक रहते हैं और कोई ना कोई प्रश्न इनसे आता रहता है। तो आप इसमें आईआर को बहुत प्रमुखता दें। और इसके साथ ही अब जब आप आईआर पढ़ते हैं तो उसमें आप जो व्यापार है, विभिन्न देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार है, उसको आप जरूर ध्यान रखें कि क्या क्या भुगतान संतुलन हमारा कैसा है, या कौन कौन से ऐसे संबंध हैं, कौन कौन से ऐसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हमारे संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। आप इन मुद्दों पर बेहतर समझ विकसित कर अपनी लेखन शैली को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप जो भी चर्चित मुद्दे हैं उनकी भौगोलिक स्थिति पर भी ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि आपको हर प्रश्न में, जो आईआर से संबंधित प्रश्न होते हैं, उनमें मैपिंग की बड़ी भूमिका होती है। तो आप एक एक प्रश्न की जो मांग के अनुसार है उसमें मैप बना सकते हैं। जैसे भारत श्रीलंका संबंध की बात है तो आप भारत और श्रीलंका का मैप बना सकते हैं। अगर यूरोपीय यूनियन या यूरोप से संबंधित किसी अन्य देश की बात है तो आप उसका मैप बनाकर भारत से कोरिलेट कर सकते हैं। इसी के साथ ही जो गवर्नेंस का जो टॉपिक है, आप गवर्नेंस के टॉपिक में भी जो सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं, ई गवर्नेंस से संबंधित जो योजनाएं हैं, आप उन पर बेहतर रणनीति के साथ आप उनको तैयार कर लें। क्योंकि उनका आप उदाहरण के तौर पर, या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से किसी विशेष योजना से संबंधित पूछ दिया जाता है, या किसी पोर्टल से संबंधित, जैसे उमंग पोर्टल क्या है, इस तरह से आप उनको तैयार कर लें। तो इससे रहेगा कि आपका जो उत्तर है वो बहुत ही प्रभावशाली, ऑथेंटिक हो जाएगा, जो कि आयोग द्वारा वर्तमान में मांग भी यही है कि आपका जो उत्तर है वो एकदम ऑथेंटिक हो, प्रामाणिक हो, आप उसे आंकड़ों के साथ पुष्ट करें। इस तरह से आप सेकंड पेपर को तैयार कर सकते हैं। मैं इसके बाद में जो अंतिम जो प्रक्रिया होगी उसमें आपको लेखन शैली संबंधित सारे इनपुट्स दूंगा जो मैंने लिखे या जिनका मैंने प्रयोग किया है। पहले मैं क्रमिक रूप से एक एक पेपर की बात कर लूँ। इसी तरह से आप थर्ड पेपर में, अगर थर्ड पेपर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि ये पेपर बहुत वेरिएशन वाला पेपर है। इसमें उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। कुछ छात्रों को बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं और कुछ छात्रों के मार्क्स बहुत कम रहते हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि इसका जो सिलेबस है उसमें अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं तकनीक, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा, ये कुछ प्रमुख पहलू हैं जिनको आयोग द्वारा अपने सिलेबस में रखा गया है। तो मैं अगर इन पर इंडिविजुअल बात करूं तो आप सबसे पहले जो अर्थव्यवस्था का है उसमें आप आयोग द्वारा निर्धारित जो यूनिटें हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, और इसके साथ ही आप उसे वर्तमान के आंकड़ों से जरूर पुष्ट करिए। जैसे कि भूमि सुधार का एक टॉपिक है, उसमें आप वर्तमान के आंकड़े ले लीजिए, वर्तमान में सरकार द्वारा प्रायोजित जो योजनाएं हैं उनका उल्लेख करिए। इसी तरह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है या जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इसमें जो वर्तमान में कितना रोजगार सृजित कर रही है और कितना इसमें जीडीपी में योगदान है, इस तरीके से आप कुछ आंकड़ों को तैयार रखिए। यूनिट बाय यूनिट आप अगर आंकड़े तैयार रखते हैं तो मुझे लग रहा है कि जो उत्तर लेखन की प्रक्रिया है वो आपकी बहुत ही प्रभावशाली होगी। इसके साथ ही आप विज्ञान एवं तकनीक में जो ट्रेडिशनल हमारा सिलेबस है उसको तो तैयार कर ही लें। इसके साथ ही जो करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं, जैसे चंद्रयान 3 है, आदित्य L1 है और गगनयान है, इस तरीके के भी आप जो चर्चित मुद्दे हैं उनको बेहतर तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि प्रश्नों की संभावना यहाँ से अधिक बनती है। इसी प्रकार आप जो पर्यावरण और आपदा प्रबंधन है उसका भी संक्षिप्त नोट्स तैयार कर लें, जिसमें जो वर्तमान के सम्मेलन हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन और जैव विविधता सम्मेलन, इनको आप प्राथमिकता से तैयार कर लें, क्योंकि इस तरह के टॉपिक हर समय आयोग की प्राथमिकता में रहते हैं, आप जिनका प्रयोग अपने उत्तर लेखन में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और अगर प्रत्यक्ष प्रश्न नहीं आता है तो आप इसका प्रयोग अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा वाले प्रश्नों में सबसे प्रमुख आप जो एक विद्यार्थी को ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये है कि जो सिलेबस में यूनिट आयोग ने जो उल्लिखित की हैं उनको आप एक एक करके ज़रूर देख लें, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से सीधा यूनिट बाय यूनिट पे प्रश्न आने की संभावना रहती है। जैसे कि प्रतिविद्रोह हो गया है,
नक्सलवाद है, आतंकवाद है, जो इस तरह की यूनिट्स हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। और आंतरिक सुरक्षा के जो प्रश्न हैं उनको हल करने में जो मुझे लग रहा है कि ग्राफ, फ्लो चार्ट इनकी बड़ी भूमिका है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें, यदि नक्सलवाद पर कोई प्रश्न आया है तो हम नक्सलवाद की जहाँ से शुरुआत हुई है, जैसे कि 1967 या 1970 के दशक से जो ये आरंभ हुआ है, उसके बाद उसके उत्थान और जो अवसान का दौर है कि कब उसमें प्रगति हुई है, कब उसमें गिरावट आई है, फिर कब वह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है, उसके बाद कब उसमें एकदम निम्नता की स्थिति आई है। तो इस तरह से आप ग्राफ बना के उसे दिखा सकते हैं, जो कि किसी भी परीक्षक को बहुत आकर्षित करेगा और आपको अन्य विद्यार्थियों की तुलना में बेहतर मार्क्स प्रदान करने में सहायक होगा। तो आप इस तरह से आंतरिक सुरक्षा के नोट्स बनाकर उसको आप पहले से अगर तैयार रखते हैं, और इसके साथ ही आप इसमें मैपिंग का भरपूर प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैपिंग का पर्याप्त स्कोप रहता है। जैसे पूर्वोत्तर में अशांति है तो आप वहाँ पे पूर्वोत्तर के सभी राज्यों का मैप बना के, और उसके साथ ही स्वर्णिम त्रिभुज और स्वर्णिम अर्धचंद्र का भी आप डायग्राम बना सकते हैं, जो कि आपके उत्तर को बेहतर बनाएगा। थर्ड पेपर में आपने अगर ये सारी चीज़ें शामिल कर लीं तो मुझे लग रहा है कि आप 100+ मार्क्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आवश्यक है इन सभी पहलुओं को आप जब मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसी समय अलग से इनको लिखते चलें, नोट्स बनाते चलें, जिससे कि बाद में कुछ भी इसमें वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत ना पड़े, और जो ज़रूरत पड़े भी तो बहुत ही सीमित रूप से, जिससे आपके समय प्रबंधन में आसानी होगी और आपकी लेखन शैली निरंतर रूप से निखरती रहेगी। इसी तरह अगर हम फोर्थ पेपर की बात करें, जो कि नीति शास्त्र का है, उसमें भी पर्याप्त स्कोप रहता है कि आप बेहतर उसमें मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो मेरी रणनीति थी, मैंने सभी यूनिट्स के नोट्स बनाने के साथ ही अलग अलग उनके उदाहरणों को भी नोट्स कर लिया था, जिसमें कि सारे यूनिट्स के मैंने लगभग 15 उदाहरण तैयार कर लिए थे, जो कि प्रश्न की मांग के अनुसार मैंने यथा स्थान पर 4 से 5 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जो मुझे लग रहा है कि मेरे लिए बहुत ही लाभदायक रहा है। इसी तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर के लिए देखें हम तो अभिवृत्ति का जो टॉपिक है उसमें आपको 3 से 4 उदाहरण आपके पास प्राप्त होने चाहिए। अगर आप पहले से इन उदाहरणों को नोट किए रहेंगे तो आपको मुख्य परीक्षा में लिखते समय बहुत आसानी होगी, आपका फ्लो नहीं टूटेगा और आपके उत्तर को प्रामाणिकता प्राप्त होती रहेगी, जो कि मुझे लग रहा है कि वर्तमान समय की ज़रूरत है। आप इसमें साहित्यिक उदाहरण, कुछ धार्मिक उदाहरण, कुछ अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण, इनका सबका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि सहिष्णुता की बात आए तो आप अकबर का उदाहरण डाल सकते हैं, अशोक का उदाहरण डाल सकते हैं। इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर सत्यनिष्ठा का कोई सवाल आता है तो उसमें आप अशोकक्षम का या इस तरह से जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके कुछ ऐसे कार्य रहे हैं, आप उनका उल्लेख कर सकते हैं। पारदर्शिता के लिए भी इसी तरीके से आप कई IAS अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति एवं उसके सभी ब्यौरे हैं जो ऑनलाइन प्रदर्शित किए हैं, तो आप उनका नाम उल्लेख कर सकते हैं, या उनके द्वारा चलाया गया कोई भी महत्वपूर्ण अभियान जिसका आप इसमें उल्लेख कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एथिक्स में वैल्यू आधारित जो भी सवाल हैं उसमें वैल्यू का उदाहरण डाल सकते हैं, जिसमें महात्मा गांधी जी हैं, डॉक्टर कलाम सर हैं, इनके उदाहरणों को आप ले सकते हैं। तो इसमें आप थोड़ी सी मेहनत करके बहुत बेहतर नंबर प्राप्त कर सकते हैं, जो कि मेरी इस बार की रणनीति यही रही थी। मैंने जितने भी किसी भी क्वेश्चन में जो भी पॉइंट डाले हैं उनको मैंने उदाहरणों से पुष्ट किया था। इसका परिणाम ये हुआ कि मुझे 4th रैंक प्राप्त हुई है। 5th और 6th पेपर उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में वर्तमान की मुख्य परीक्षा में प्रमुख डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुए हैं, जिसमें किसी माध्यम का भी कोई मसला नहीं रह गया है। तो इसलिए आप 5वें और 6ठे पेपर की तैयारी बेहतर तरीके से कर लें। आयोग द्वारा जो भी इसमें इसका जो सिलेबस निर्धारित किया है, आप उसको एक एक बिंदु को संक्षिप्त तौर पे अपने नोट्स बना लें, जिससे कि आपके जो नोट्स तैयार होंगे उससे पढ़ने में आपको सहायता मिलेगी। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश विशेष के लिए मार्केट में कई संस्थानों द्वारा कंटेंट उपलब्ध कराया गया है, तो आप उसमें से संबंधित यूनिट से जो भी बेहतर कंटेंट हो आप उसको एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद अपनी भाषा में उसके संक्षिप्त नोट्स बना सकते हैं। इससे क्या रहेगा कि आप 5वें और 6वें पेपर में बेहतर स्थिति में रहेंगे लेखन के समय। और इसमें जो सबसे प्रमुख बात है कि 5वें और 6वें पेपर में 17 से 18 प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के मैप की आवश्यकता होती है। तो मेरी व्यक्तिगत राय ये रहेगी कि आप सारी यूनिट्स का जब नोट्स बनाएं या उनका अध्ययन करें तो उसके मैप पर विशेष ध्यान दें। जब आप उसके मैप पर ध्यान देंगे तो आप हर प्रश्न में एक मैप बनाने की स्थिति में रहेंगे, और मैप में जो भी संबंधित कुछ स्थान होंगे उनको आप चिन्हित कर सकते हैं, या जो भी कुछ योजना समूह होगी उसको आप चिन्हित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इन सभी को आप
उसमें प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में मैप की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब हम जनरल हिंदी की बात करें तो जनरल हिंदी एक ऐसा पेपर है जो कि कई अभ्यर्थियों को 100 से अधिक नंबर भी दिलाता है और कई अभ्यर्थियों को 60 से कम नंबर भी दिलाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग अध्ययन की प्रक्रिया में जनरल हिंदी को सामान्यतः इग्नोर करते रहते हैं और जब मुख्य परीक्षा पास आती है तब हम 10-15 दिन के लिए उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये रहेगा सभी अभ्यर्थियों को कि आप जनरल हिंदी को इग्नोर ना करें। आप अपनी अध्ययन की प्रक्रिया में 1 से 2 घंटे याद उसे देते रहते हैं, जिसमें कुछ फैक्चुअल टॉपिक भी हैं, जैसे कि विलोम शब्द हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और इसके साथ ही मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं, बर्तनी हैं। आप इनको थोड़ा थोड़ा पहले से अगर पढ़ते रहेंगे तो आपको मुख्य परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो पत्र लेखन है, इसमें वो पत्र लेखन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब वर्तमान में 2 से 3 साल के जो दौर में मैं देख रहा हूँ, आयोग द्वारा उसका ड्राफ्ट पूछने के बजाय सीधा किसी विषय से संबंधित पत्र लेखन की मांग की जाती है कि आप अमुक विषय से संबंधित या अमुक अधिकारी से संबंधित कोई पत्र लिखिए। तो अभ्यर्थियों को मुझे लग रहा है कि मुख्य परीक्षा से देने से पहले कम से कम 10 से 20 पत्र ऐसे लिख के जो अपने द्वारा ही आप विषय निर्धारित करें और उस पर पत्र लिखें। अगर आपको ये प्रैक्टिस रहेगी तो आप बेहतर तरीके से इसमें जो पत्र लेखन है वो कर सकते हैं और आप पूरे में से पूरे मार्क्स इसमें से प्राप्त कर सकते हैं। इन दोनों के बाद इसमें जो सबसे प्रमुख है एक संक्षिप्तीकरण का टॉपिक है, जिस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, जबकि वो सबसे अधिक मार्क्स प्रदान कर सकता है। तो अब जो संक्षिप्तीकरण वाला जो प्रश्न है उसको आप हल करने के लिए 2-3 उसके जो मुख्य नियम हैं उनको पहले पढ़ लें किसी भी बुक से, जैसे वासुदेवानंद प्रसाद में उसके अच्छे नियम दिए गए हैं, उनके सभी मानकों को आप प्राप्त करें और अच्छे से जब आप उनको फॉलो कर लेंगे तो आपके जो संक्षिप्तीकरण लेखन की प्रक्रिया है वो बेहतर हो जाएगी और मुझे लग रहा है अधिक से अधिक अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह आप व्याख्या लेखन में भी कुछ इनोवेटिव काम कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी व्याख्या लेखन में हर बार जो प्रश्न की मांग होती है उसी के अनुरूप व्याख्या लिखने के बाद कुछ ना कुछ टिप्पणी के तौर पर मैं उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करता था, जो कि मुझे लग रहा है कि मुझे अच्छे मार्क्स प्रदान करती होगी। जैसे कि मेरे 2021 के मेंस में 103 मार्क्स आए थे, जो कि बेहतर मार्क्स माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में जनरल हिंदी के संदर्भ में। तो आप इस तरह के कुछ इनोवेटिव काम भी कर सकते हैं जो कि अन्य अभ्यर्थियों से हटके हों और आपको बेहतर मार्क्स प्रदान करने में वो सहायता करें। अब मैं निबंध की बात करूं तो निबंध लेखन एक बेहतर रणनीति के साथ अगर हम इसको लेखन आरंभ करते हैं तो निबंध में भी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आप जो मुख्य परीक्षा लिखते हैं उसमें आप फैक्चुअल अगर इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं तो आपको उसमें अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकते हैं। और इसी के साथ आप कोई कविता है, कहानी है, शायरी है, कोटेशन है, अगर आप इनको ऐड करें जो कि विषय की मांग के अनुसार रहेगा और संक्षिप्त और सारगर्भित होगा तो वो आपके वैल्यू एडिशन के साथ साथ आपके नंबरों को भी बढ़ावा देने में सहायक होगा। और मुझे लग रहा है कि आप 95 और 100 के आसपास निबंध में जो मार्क्स हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मुख्य परीक्षा की जो प्राथमिक जो रणनीति है वो ये रही है। अब मैं उत्तर लेखन के संदर्भ में आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि मैंने जो मेरा ये चौथा मेंस था, मैंने 3 मेंस में क्या गलतियाँ की थी और इस मेंस में मैंने क्या सुधार किए। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पिछले 3 मेंस में जो अपना उत्तर लेखन था वो बहुत ही ट्रेडिशनल रूप में रखा था। उसमें मैंने न तो प्रेजेंटेशन में और ना ही कंटेंट में कोई इनोवेशन नहीं किया था। इसका खामियाजा मुझे लगातार भुगतना पड़ा। लेकिन इस बार मेरे मित्रों, मेरे भाई और मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि आप अपना जो उत्तर लेखन का प्रारूप है उसको बदलिए। तो मैंने अपने लेखन शैली में बदलाव किया और मैंने प्रेजेंटेशन को इस बार प्रमुखता दी और प्रश्न की मांग के अनुरूप मैंने अपने प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत किया, जो बढ़ावा दिया, जो कि मेरे लिए काफ़ी लाभदायक साबित हुआ। मैंने अपने प्रेजेंटेशन में डायग्राम, फ्लो चार्ट और मैप और इसके साथ ही मैंने जो विषय से संबंधित जो मांग थी उसके अनुसार मैंने प्रेजेंटेशन को प्रमुखता प्रदान की, जिससे कि मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो बेहतर रहा। और इस बार मुझे लग रहा है कि उसी का जो परिणाम रहा है कि मुझे 4th रैंक प्राप्त हो सकी है। आप अपने उत्तर लेखन में सबसे पहले तो जो डायग्राम है, फ्लो चार्ट है या पॉइंट हैं, उनको आप कई रूपों में विभाजित कर सकते हैं। किसी भी एक प्रारूप में हल न करें।
एक प्रश्न को आप बुलेट फॉर्मेट में कर सकते हैं, एक को आप डायग्राम रूप में लिख सकते हैं, जिसमें विभिन्न, जैसे कि कोई वृत्त बना दिए, ट्रायंगल बना दिया है, वर्ग बना दिया है, पंचभुज बना दिया है। तो जैसे प्रश्न की मांग है उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या रहेगा कि आपके सभी उत्तर एक तो अलग दिखाई देंगे, सभी से अलग होंगे, और आपकी जो कॉपी है वो काफ़ी आकर्षक लगेगी। इसके साथ ही आप जो फ्लो चार्ट हैं उसका प्रयोग पर्याप्त मात्रा में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे शहरीकरण से संबंधित कोई प्रश्न आया है तो आप शहरीकरण के विभिन्न जो स्तर हैं, जैसे कि अब भारत में 1947 में शहरीकरण की दर कितनी थी, 1991 में कितनी थी, वर्तमान में कितनी है, या किसी संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक या 2047 तक कितनी होगी, तो आप इसको विभिन्न चरणों में इसका जो पाई चार्ट के द्वारा इसका उल्लेख कर सकते हैं, जो कि आपके उत्तर को बेहतर और आकर्षक बनाएगा। इसी के साथ ही जो मुख्य परीक्षा में सबसे प्रमुख बात है कि प्रश्न की मांग क्या है एवं प्रश्न की जो शैली है वो क्या पूछना चाहता है। जैसे कि आलोचना कीजिए, उसका विस्तार कीजिए, विवेचना कीजिए, विश्लेषण कीजिए। तो आप सबसे पहले इन कीवर्ड को अच्छे से ध्यान रखें कि प्रश्न की मांग क्या है, और मांग के अनुरूप ही आप अपना उत्तर लिखें। यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि आप 20 प्रश्न होते हैं उसमें आप बेहतर तरीके से अपने उत्तर को प्रेजेंट कर सकते हैं, और जो प्रश्न की मांग है उसके अनुरूप आप उत्तर लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह से जो ये सारी रणनीतियां हैं इनका अगर बेहतर तरीके से आप प्रयोग करने में सफल हो जाते हैं तो निस्संदेह आप मुख्य परीक्षा की जो बाधा है उसको पार कर लेंगे और आप बेहतर रैंक के साथ चयनित होने की स्थिति में आ जाएंगे। तो मुख्य परीक्षा के साथ ही मैं साक्षात्कार की भी बात करूं तो साक्षात्कार कोई एक अलग से प्रक्रिया नहीं है, ये आपकी सिविल सेवा की तैयारी के दौरान ही आरंभ हो जाती है। जो आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो निरंतर और सतत रूप से जारी रहती है। इसलिए आप प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, आप इन सब के दौरान अपने व्यक्तित्व के जो विकास वाले जो कारक हैं उनको ध्यान दें और उनमें वैल्यू एडिशन करते चलें, जिससे कि साक्षात्कार के समय आपको कोई बाधा उत्पन्न न हो। चूँकि साक्षात्कार के लिए बहुत अधिक समय नहीं मिलता है, तो कोई भी छात्र अगर ये चाहे कि मैं मुख्य परीक्षा के बाद ही साक्षात्कार की तैयारी करूंगा, तो मेरी समझ में ये कठिन होता है। इसलिए बेहतर है कि आप पहले से ही अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें, जिससे कि आप साक्षात्कार के समय जो प्रश्न की मांग है उसको बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकें, दबाव में ना आए, और इस तरीके कोई भी जो बाधा है वो आपसे दूर रहे। तो आप साक्षात्कार की तैयारी आप प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के साथ साथ कर सकते हैं, और साक्षात्कार के समय आप जो कुछ करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं उनको तैयार कर लें, जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको तैयार कर लें, जिससे कि जो भी प्रश्न की मांग रहेगी उसको आप बेहतर तरीके से वहाँ पे प्रस्तुत कर सकें। तो मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा कि आप जो सिविल सेवा की तैयारी है इसको सतत और निरंतर रूप से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसको जारी रखें, क्योंकि इसमें सफलता असफलता का दौर चलता रहता है। इसके लिए आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। जो भी हम लोगों ने टारगेट डिसाइड किया है उसकी प्राप्ति तक हमें नहीं रुकना है, क्योंकि सफलताएं असफलताएं आती रहती हैं और जाती रहती हैं। ये परीक्षा ऐसी है जो आपसे पेशेंस और परसेवरेंस की मांग करती है, और डिसिप्लिन के साथ यदि हम इसकी तैयारी करेंगे तो अंतिम रूप से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। मेरी रणनीति आमतौर पर जो यही रही थी। बाकी जो अभ्यर्थी हैं पीसीएस परीक्षा 2024 में शामिल हो रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ ही डीकेटी चैनल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं, जो इन्होंने एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है जिसमें सभी टॉपर्स अपनी रणनीति को सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो ऐसे बच्चों के लिए बहुत सहायक होगी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से, दूर दराज पृष्ठभूमि से आते हैं, और वो किसी भी गाइडेंस के अभाव में यदि उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती या कुछ बाधा महसूस करते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपको बेहतर रणनीति के द्वारा सफलता प्राप्ति के लिए प्रेरित करता रहेगा। इसी के साथ मैं डीकेटी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।